हिल स्टेशन। उन दिनों मिर्ज़ा के असाब पर हिल स्टेशन बुरी तरह सवार था, लेकिन हमारा हाल इनसे भी ज़्यादा खस्ता था, इसलिए कि हम पर मिर्ज़ा अपने मुतासरा असाब और हिल स्टेशन समेत सवार थे। जान ज़ेक में थी। उठते बैठते सोते जागते इसी का जिक्र, इसी का विर्द। हुआ ये कि वो सरकारी खर्च पर 2 दिन के लिए कोयटा हो आए थे और अब इस पर मचले थे कि हम बिला तनख्वाह रुखसत पर उनके साथ 2 महीने वहाँ गुजार आएँ। जैसा कि गर्मियों में शरफ़ाए और मायदीन कराची का दस्तूर है। हमने कहा, सच पूछो तो हम इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहते कि जिन लोगों की साइज़ से हम कराची में साल भर बैठते फिरते हैं, वो सब मई जून में वहाँ जमा होते हैं। बोले, ठीक कहते हो, मगर बंदा खुदा अपनी सेहत तो देखो। तुम्हें अपने बाल बच्चों पर तरस नहीं आता? कब तक हकीम डॉक्टर का पेट पालते रहोगे? वहाँ पहुँचते ही बग़ैर दवा के चाको चौबंद हो जाओगे। पानी में दवा की तासीर है और मुस्कुराते हुए किसी किसी दिन मज़ा भी वैसा। यूं भी जो वक्त पहाड़ पर गुजरे उम्र से मिन्हा नहीं किया जाता। मक्खी मच्छर का नाम नहीं, कीचड़ ढूंढे से नहीं मिलती, इसलिए कि पानी की भी बहुत किल्लत है। लोगों की तंदुरुस्ती का हाल तो मैं क्या बताऊं, जिसे देखो गालों से गुलाबी रंग टपका पड़ता है। अभी पिछले साल वहाँ एक वज़ीर ने अस्पताल का इफ्तिताह किया तो 3 दिन पहले एक मरीज़ को कराची से बुलवाना पड़ा और इसकी निगरानी पर 4 बड़े डॉक्टर तैनात किए गए कि कहीं वो रस्म इफ्तिताह से पहले ही सेहतियाब ना हो जाए। हमने कहा, आबो आबा अपनी जगह, मगर हम दवा के बगैर अपने तईं नॉर्मल महसूस नहीं करते। बोले, इसकी फ़िक्र ना करो, कोयटा में आंख बंद करके किसी भी बाज़ार में निकल जाओ, हर तीसरी दुकान दवाओं की मिलेगी और हर दूसरी दुकान तनूरी रोटियों की। पूछो, और पहली दुकान? बोले, इसमें इन दुकानों के लिए साइन बोर्ड तैयार किए जाते हैं। हमने कहा, लेकिन कराची की तरह वहाँ कदम कदम पर डॉक्टर कहाँ? आजकल तो बग़ैर डॉक्टर की मदद के आदमी मर भी नहीं सकता। कहने लगे, छोड़ो भी, फ़र्ज़ी बीमारियों के लिए तो यूनानी दवाएं तीर बहतफ़ होती हैं। हमारे बेजा शकूक और गलतफ़हमियों का इस मुदल्लल तरीक़े से अज़ाला करने के बाद उन्होंने अपना वकीलों का सा लबो लहजा छोड़ा और बड़ी गर्मजोशी से हमारा हाथ अपने हाथ में लेकर हम नेक बद हजूर को समझाए जाते हैं वाले अंदाज में कहा, भाई अब तुम्हारा शुमार भी हैसियतदारों में होने लगा। जब भी तो बैंक को 5,000 कर्ज देने में ज़रा पैसो पेश ना हुआ। वल्लाह मैं हसद नहीं करता, खुदा जल्द तुम्हारी हैसियत में इतनी तरक्की दे कि 50,000 तक मकरूज़ हो सको। मैं अपनी जगह सिर्फ ये कहना चाहता था कि अब तुम्हें अपने इनकम ब्रैकेट वालों की तरह गर्मियाँ गुजारने हिल स्टेशन जाना चाहिए। ये नहीं तो कम से कम छुट्टी लेकर घर ही बैठ जाया करो। तुम्हारा यूं खुलेआम सड़कों पर फिरना किसी तरह मुनासिब नहीं। मेरी सुनो, 1952 की बात है, गर्मियों के कुछ यही दिन थे। मेरी बड़ी बच्ची स्कूल से लौटी तो बहुत रूहानसी थी। कुरेदने पे पता चला इसकी एक सहेली ने जो वादी सवात जा रही थी ताना दिया कि क्या तुम लोग नादार हो जो साल भर अपने ही घर में रहते हो। साहब वो दिन है और आज का दिन मैं तो हर साल मई जून में छुट्टी लेकर मैं अहलो अयाल अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। फिर उन्होंने कराची के और भी बहुत से ज़मींदोज़ शुरफा के नाम बताए जो उन्हीं की तरह साल के साल अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करते हैं। अपना ये वार कारगर होता देखा तो नॉकआउट ज़र्ब लगाई। फरमाया, तुम जो इधर 10 साल से रुखसत पर नहीं गए तो लोगों को ख़याल हो चला है कि तुम डर के मारे नहीं खिसकते कि दफ्तर वालों को कहीं ये पता ना चल जाए कि तुम्हारे बग़ैर भी बखूबी काम चल सकता है। क़िस्सा हातिम ताई में एक तलिस्माती पहाड़ का जिक्र आता है। कोह निदा इसका नाम है और ये नाम यूँ पड़ा कि क़िला कोह से एक अजीब गरीब आवाज़ आती है कि जिस किसी को ये सुनाई दे वो जिस हालत में जहाँ भी हो बेख्तियार उसी की तरफ दौड़ने लगता है। फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई रिश्ता नाता, कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। अब लोग इसे क़िस्सा कहानी समझकर मुस्कुरा देते हैं, हालांकि सुनने वालों ने सुना है कि ऐसी आवाज़ अब हर साल हर पहाड़ से आने लगी है। मिर्ज़ा का कहना है कि ये आवाज़ जब तुम्हें पहले पहल सुनाई दे तो अपनी मुफलिसी को अपने और पहाड़ के दरमियान हायल ना होने दो। लिहाजा तय पाया कि सेहत और गैरत का यही तकाजा है कि हिल स्टेशन चला जाए, खा मज़ीद कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। हमने दबे लहजे में याद दिलाया कि कर्ज मकराज़ मोहब्बत है। मिर्ज़ा बोले, देखते नहीं लोग इसी मिक़राज़ को कैसी चाबकदस्ती से इस्तेमाल करके अपनी मुश्किलात दूसरों को मुंतकिल कर देते हैं। साहब, हुनरमंद के हाथ में औजार भी हथियार बन जाता है। यहाँ ये वजाहत गालिबन बेमहल ना होगी कि कर्ज़ के बाब में
مرزا کا 15-20 سال سے وہی عقیدہ ہے جو مولانا حالی کا علم و ہنر کے بارے میں تھا، یعنی ہر طرح سے حاصل کرنا چاہیے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ کوئٹہ کی ایک خوبانی پورے 3 چکوروں کے برابر ہوتی ہے۔ وعلی ھذا القیاس ایک دن اپنے حسابوں 1.5-2 درجن سالم اونٹ درخت سے توڑ کر کچر کچر کھائے اور جھومتے جامتے ہمارے پاس آئے، کہنے لگے صاحب یہ شہر تو اس قدر پرفضا ہے کہ کھا کھا کے اپنا تو دیوالا نکلا جا رہا ہے، کھانا حلق سے اترا نہیں کہ ہضم۔ ہم نے کہا اس سے فائدہ؟ بولے دیکھتے نہیں، ٹورسٹ بیویاں یا بیکاری سے بچنے کے لیے دن بھر جو سٹا سٹ بنتی رہتی ہیں وہ تیار ہونے سے پہلے تنگ ہو جاتے ہیں۔ شام کو چائے اور چلغوزے کے ساتھ غیبت بڑا مزہ دیتی ہے۔ پھر ہر چیز ارزاں، ہر چیز خالص۔ حد یہ ہے کہ اسکینڈل میں بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں۔ کراچی میں خالص دودھ تو بڑی بات ہے، پانی بھی خالص نہیں ملتا، اس میں بھی دودھ کی آمیزش ہوتی ہے، مگر یہاں دکاندار عادتاً سچ بولتے اور سچتا بیچتے ہیں، اس لیے بعض ٹورسٹ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا شہر ہے۔ پھر وہ کوئٹہ کی فوقیت یک کے بعد دیگرے دنیا کے دوسرے شہروں پر ثابت کرنے لگے۔ لاہور کیلنڈر سے اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر کے مہینے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیے جائیں تو واللہ لاہور کا جواب نہیں۔ روم ایک حسین قبرستان، زمین کے نیچے کی آبادی اوپر کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے تاریخی کھنڈر، سو ان میں چمگادڑیں اور امریکی ٹورسٹ بسیرا کرتے ہیں۔ جیمز جوائس نے جھوٹ نہیں کہا تھا کہ روم کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اپنی نانی کی لاش کی نمائش کر کے روزی کماتا ہے۔ مری ملکہ کوثر مری صاحب جلوہ گری میں کوئٹہ سے کم نہیں، وہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں۔ اور دلی شہر برا نہیں مگر غلط ملک میں آباد ہے۔ جنوا صحت گاہ عالم صاحب مرنے کے لیے اس سے زیادہ پرفضا مقابر ہوئے زمین پر نہیں۔ کراچی کے متعلق کیا رائے ہے حضور کی؟ بہت اچھی، اگر آپ سر کے بل کھڑے ہو کر دیکھیں تو کراچی کی ہر چیز سیدھی نظر آئے گی۔ یار تم کراچی کے ساتھ صریحاً زیادتی کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، میں کراچی کے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہوں گا، اسی لیے میں اہالیان کراچی کے اس مطالبے کی شد و مد سے حمایت کرتا ہوں کہ ملیر کے پل اور سڑک کی مرمت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے اور جلد ہونی چاہیے تاکہ کراچی سے نکلنے میں آسانی رہے۔ یہی بات ہے تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ مگر انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے ایک بات ہے، کراچی والے آگے ہو کر کراچی کی برائی کرتے ہیں، لیکن کوئی اور ان کی ہاں میں ہاں ملا دے تو خفا ہو جاتے ہیں، بس اسی ادا پہ پیار آتا ہے۔ پھر کوئٹہ کی برتری ثابت کرتے کرتے بے حد بے دہانی میں کہنے لگے، ہائے یہ عظیم شہر اگر کراچی میں ہوتا تو کیا بات تھی۔